हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है ना वो है प्रिपरेशन कैसे करते हैं कोलाइडल सोल्स की। ठीक है, उससे पहले हमने इनके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया, टाइप्स के बारे में पढ़ लिया है ना। अब इनको प्रिपेयर कैसे किया जाता है, तो जो लायोफिलिक सोल्स है ना उनको हम इजीली डायरेक्ट मिक्सिंग से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्च ले लो, जेलेटिन ले लो, गम अरेबिक सोप्स ले लो, इनको बस वार्म वाटर में डालना है और मिक्स कर देना है, तो ये क्या सिंपली सोल्स बन जाएंगे। ठीक है, अगर जो है सेलुलोज नाइट्रेट का सोल जो है ऑब्टेन कैसे होता है, उसको जो है इथाइल अल्कोहल और इथर के मिक्सचर में डिजोल्व करना पड़ता है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड कोलोडियोन। ठीक है, कोलोडियोन 4% सॉल्यूशन बनता है वो सेलुलोज नाइट्रेट का। ठीक है, सोल जो बनता है वो किससे बनता है, इसको सेलुलोज नाइट्रेट को हम मिक्स कर देंगे इथाइल अल्कोहल और इथर के मिक्सचर में। ठीक है, तब बन जाएगा कोलोडियोन। ठीक है, बट जो लायोफिबिक सोल्स है ना, लायोफोबिक, वो नहीं इजीली प्रिपेयर हो सकते डायरेक्टली, तो उनके लिए उनको प्रिपेयर करने के लिए कुछ मेथड्स हैं। ठीक है, दो मेथड हैं, डिस्पर्शन या डिसइंटीग्रेशन और कंडेंसेशन, और या उसको हम बोल सकते हैं एग्रीगेशन। ठीक है, डिस्पर्सन या डिसइंटीग्रेशन का मतलब है कोई बड़ा पार्टिकल है, उसको तोड़ तोड़ के स्मॉल कोलाइडल रेंज में लाना है पार्टिकल्स को, उसको तोड़ के छोटे छोटे पार्टिकल बनाने हैं जो कि कोलाइडल रेंज में है, तब वो सोल बन जाएंगे। ठीक है, या जो कंडेंसेशन है या एग्रीगेशन है, उसका मतलब है कि छोटे छोटे वेरी वेरी स्मॉल साइज के पार्टिकल्स को जोड़ के मिल के वो एक इतना बड़ा पार्टिकल बना देंगे जो कि कोलाइडल रेंज में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि इवेपोरेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या है, जो इवेपोरेट हो चुके हैं वेपर्स, वो वेपर्स क्या करते हैं, मिलके साथ में एक बड़ी ड्रॉपलेट बना देते हैं और वो कूलिंग के बाद वो फिर से लिक्विड में मिल जाती है, उसी को बोलते हैं ना कंडेंसेशन, इवेपोरेशन के बाद। तो बस वही है कि कंडेंसेशन में भी क्या होता है, वो वेपर्स जो है, छोटे छोटे वेपर्स जो है इकट्ठे हो जाते हैं किसी सरफेस पे और मिलके जो है पार्टिकल्स बना देते हैं बड़े साइज के और फिर से लिक्विड की फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं डिस्पर्सन या डिसइंटीग्रेशन मेथड की। तो डिसइंटीग्रेशन मेथड ना 3 टाइप का है आपका। पहला है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन मतलब हम फिजिकली उसको कुछ अप्लाई कर रहे हैं, ये किसी मशीन में डाल रहे हैं। ठीक है, कैसे, आपने चक्की देखी होगी जिसमें हम कनक पीसते हैं, हाथ से घुमाते हैं, यहाँ पे पता नहीं क्या बोलते होंगे उसको, जिससे आटा भी बनाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम कनक के दाने डालते हैं, है ना, गेहूं के, और उसमें फिर वो क्या निकलता है, आपको फाइन पाउडर जैसा मिल जाता है साइड से निकल के, तो उसी तरह से उसको हम कोलाइड मिल बोलेंगे यहाँ पे। ठीक है, उस कोलाइड मिल में क्या करोगे आप, जो भी डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज को, डीपी और डीएम को यहाँ पे डाल दोगे। आपको सोल बनाना है ना, कोलाइडल सोल, इन दोनों को आप यहाँ पे डालोगे और फिर ऊपर वाली जो डिस्क होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी दोनों। अगर एक इधर को चल रही है तो दूसरी इधर को चलेगी राउंड में। ठीक है, फिर वो इनके बीच का जो स्पेस होता है ना वो बहुत ही कम होता है, ये तो यहाँ पे दिखाने के लिए ज्यादा दिखाया है, बहुत कम, ताकि माइक्रो लेवल के जो है आपको पार्टिकल्स मिले। ठीक है, इतना कम होता है स्पेस, फिर वो घूमती है और घूमने से जो है वो मिक्सिंग हो जाती है, इंटरमिक्सिंग डीपी और डीएम की। ठीक है, जब मिक्सिंग हो जाती है तो साइड से फिर हमें क्या मिल जाते हैं, सोल्स मिल जाते हैं, कोलाइड सोल्स। ठीक है, तो इस तरह की होती है, इसको हम कोलाइड मिल भी बोलते हैं। ठीक है, और अगर इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन लेना हो, है ना, जिसको हम ब्रेडिग्स मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रेडिग्स आर्क मेथड भी बोलते हैं, उसमें क्या करोगे, आप इलेक्ट्रोड लोगे और बीच में एक इलेक्ट्रिक आर्क रखोगे, जिसपे आपको, जिसका आपको सोल बनाना है, उस पार्टिकल को रखोगे, उस मटेरियल को रखोगे, है ना, डिस्पर्स्ड फेज को रखोगे या मेटल को रखोगे जिसका हमने कोलाइडल सोल बनाना है। जैसे कि अगर आपको गोल्ड का सोल बनाना है, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, गोल्ड रख दोगे। ठीक है, गोल्ड रखोगे, फिर इलेक्ट्रिक स्पार्क करवाओगे, तो यहाँ पे ना 2 प्रोसेसेस चलती हैं एक साथ, डिस्पर्सन या डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, डिस्पर्सन का क्या मतलब हुआ
कि बड़े पार्टिकल को तोड़ के फिर उसके बाद कंडेंसेशन होती है। दोनों प्रोसेसेस हो जाती हैं इसमें, ठीक है। कैसे? आपने इलेक्ट्रिक स्पार्क करवाया, जो गोल्ड का पार्टिकल रखा था बहुत बड़े साइज का, उसने क्या किया, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है टूट गया, ठीक है। वेपर्स की फॉर्म में, सीधे वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया वो यहाँ से। जब वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ ना, तो वो अब वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल में आ गया। वो कौन सी प्रोसेस हो गई? डिस्पर्सन। फिर वो जो वेपर्स थे वो ऑटोमेटिकली इस डिस्पर्सन मीडियम में ही रहेंगे जिसके साथ हमें सोल बनाना है ना, वो एकदम से तो बाहर जाएगा नहीं। तो ये जो डिस्पर्सन मीडियम है, ये वेपर्स क्या करेंगे, इसके साथ मिलके कोलाइडल सोल बना देंगे। उसको, उस प्रोसेस को बोलेंगे कंडेंसेशन, ठीक है। अब ये वेपर्स तो बहुत छोटे होंगे ना उसके गोल्ड के, तो ये यहाँ के डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल के साथ मिलके जो है कंडेंसेशन की प्रोसेस करेंगे और कोलाइडल सोल बना देंगे। तो इस तरह से जो है हम कोलाइडल सोल बना सकते हैं ब्रेडिक्स मेथड से। तो और बाहर से ना यहाँ पे आइस रखी होती है, आइस वाटर या आइस रखी होती है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी में हो रही है हीटिंग, मतलब बहुत ज़्यादा हीट रिलीज करती है। तो कई बार क्या होता है कि उस हीट की इंटेंसिटी को कम करने के लिए आपको जो है इसको वो आइस वाटर में रखना पड़ता है, ठीक है, या आइस में, या कोल्ड वाटर बाथ में रखना पड़ता है, ठीक है। पहले से ही उसको ठंडा कर दो, फिर करो इस प्रोसेस को, तब होती है वो, ठीक है। फिर आ गया पेप्टाइजेशन, जो इसकी थर्ड प्रोसेस है, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन का मतलब है प्रेसिपिटेट्स बन चुके हैं, उनको तोड़ के, ठीक है, उनको तोड़ के क्या बनाना है, कोलाइडल सोल बनाना है, उसको बोलेंगे पेप्टाइजेशन। पीपीटीज बन चुके हैं, प्रेसिपिटेट्स बन चुके हैं, उनका फिर तोड़ के जो है क्या बनाना है, कोलाइडल सोल बनाना है। पेप्टाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ फ्रेश प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल पार्टिकल्स बाय शेकिंग इट विद डिस्पर्सन मीडियम, ठीक है। तो हम इसको जिसके साथ कोलाइडल सोल बनाना है, ऑब्वियसली डिस्पर्सन मीडियम लेंगे, है ना। और बट होगा किसके साथ? इलेक्ट्रोलाइट के साथ ही, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट हमें डालना पड़ेगा वहां पे, तभी जो है ये प्रोसेस हो पाएगी। ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो है फेरिक हाइड्रोक्साइड के फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड है, ठीक है। फ्रेश प्रेसिपिटेट्स हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड के, ये साइज बड़ा है। अब हमें इनको तोड़ तोड़ के करना है, बट हम क्या करते हैं, इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे FeCl3। अब इलेक्ट्रोलाइट की जो यहाँ पे जरूरत है वो क्या होनी चाहिए, नीड है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है कि जिसके जो प्रेसिपिटेट्स है ना, कॉमन आयंस होने चाहिए इलेक्ट्रोलाइट के। अगर यहाँ पे फेरिक हाइड्रोक्साइड है तो Fe के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो 3 है, 3 नेगेटिव, ठीक है। तो हम ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसमें दोनों में से कोई एक आयन कॉमन होगा। तो हम FeCl3 ले रहे हैं, तो Fe में भी Cl3 में भी 3 पॉजिटिव चार्ज होगा, और Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है तो 3 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, Fe3 पॉजिटिव, है ना। तो ये क्या करेंगे, ये जो पार्टिकल है ये सराउंड कर लेते हैं, हम पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं फिर यहाँ से, ठीक है। जब ये पॉजिटिव चार्ज ले लेंगे ना, तो ये सारे क्या आ जाएंगे फिर, पॉजिटिव। यहाँ पे भी पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, है ना। जब ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे। जब ये इसको रिपेल करेंगे तो ये एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, तो ये किस में आ जाएंगे, फिर कोलाइडल रेंज में बन जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट की जरूरत पड़ी, ताकि जो है जो पीपीटी बन चुके हैं, जो कोआगुलेट हो चुके हैं, उनको जो है तोड़ा जा सके, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से। फिर वो जो टूट जाएंगे तो वो डिस्पर्सन मीडियम होगा, उसमें घुल के सोल बना देंगे, कोलाइडल सोल, ठीक है। तो ये है पेप्टाइजेशन की प्रोसेस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, जैसे कि अ रेडिश ब्राउन कलर्ड कोलाइडल सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन टू द फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड फेरिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये तो इसी का ही है। अ प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड कैन बी पेप्टाइज्ड by shaking with a dilute solution of silver nitrate और पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है। पोटाशियम आयोडाइड या सिल्वर नाइट्रेट, देखो सिल्वर नाइट्रेट है या पोटाशियम आयोडाइड है, या तो सिल्वर कॉमन ले लो या आयोडाइड इलेक्ट्रोलाइट में, ठीक है, जिसमें
जिसमें जो है चार्ज भी सेम होगा उनका, ठीक है, तभी वो रिपेल कर पाएंगे। फिर बात करते हैं कंडेंसेशन या एग्रीगेशन की, ठीक है। कंडेंसेशन प्रोसेस में क्या होगा, इसमें स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म कोलाइडल साइज पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये जो कंडेंसेशन की प्रोसेस है ना, ये बहुत पार्ट्स में होती है क्या, ठीक है। वो पार्ट्स कौन कौन से हैं, पहला है केमिकल रिएक्शंस के साथ, ठीक है। ये जो रिएक्शन दिया है ना, आपको याद ही करनी पड़ेंगी, या इसका कोई और तरीका नहीं है कि इसको समझ सकते हैं या कुछ, है ना। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ समझाने की। डबल डिकम्पोजिशन अगर प्रोसेस ले लें, ठीक है, यहाँ पे डबल डिकम्पोजिशन हो रही है, वो ऑक्सीजन इधर जा रहा है और एस उधर, सल्फर जो है उधर शिफ्ट हो जा रहा है जब H2S को पास कर रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनियस ऑक्साइड। तो जो एक सोल बनेगा आर्सेनियस सल्फाइड का, वो इस तरह से H2S गैस पास करने से बन जाएगा, ठीक है। फिर रिडक्शन कर दो, अगर रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। रिडक्शन का मतलब, तो अगर गोल्ड का, सिल्वर का या प्लेटिनम का सोल बनाना है, तो अगर उसके जो है हम क्लोराइड सॉल्यूशन लेते हैं, सॉल्ट्स की फॉर्म में लेते हैं उनको, ठीक है। सॉल्ट्स की फॉर्म में लिया, यहाँ पे इसने जो है Cl3 को लूज कर दिया, ठीक है। Cl3 को लूज कर दिया मतलब रिडक्शन होगी, बट किसकी प्रेजेंस में, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में, जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रोंशियम क्लोराइड जो है यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट है। गोल्ड का सोल आप फॉर्मेल्डिहाइड के साथ भी बना सकते हो, हाइड्रोजीन के साथ भी बना सकते हो, ठीक है। फिर आ गया ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, है ना। ऑक्सीडेशन में जो है, जो लूज कर दे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ऑक्सीडेशन में लूज हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो यहाँ पे H2S की कोलाइडल फॉर्म बनानी है, ठीक है। सल्फर की कोलाइडल फॉर्म बना रही है, तो यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं Br2, और ये क्या कर रहा है, यहाँ से H ले जा रहा है और सल्फर को छोड़ दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन होगी। यहाँ पे आई थिंक रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रिड्यूसिंग एजेंट है ना, ये गेन कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट गेन कर रहे हैं और सोल बना दे रहे हैं, थोड़ा सा उल्टा जैसा कंसेप्ट है, ठीक है। रिडक्शन के केस में, ऑक्सीडेशन में ठीक है, ऑक्सीडेशन में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसको क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर दे रहे हैं। फिर हाइड्रोलिसिस के थ्रू भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन वाटर ले लो, ब्रोमीन वाटर Br2, या फिर नाइट्रिक एसिड ले लो, ठीक है, HNO3। हाइड्रोलिसिस कर दो आप वाटर के साथ, किसी भी के हाइड्रोक्साइड के सोल्स बनाने हैं अगर, है ना, FeOH3 बनाना है या AlOH3, उनके क्लोराइड सॉल्यूशंस लो, ठीक है, और उनको वाटर में बॉयल कर दो, बन जाएंगे उसके जो सोल बन जाएंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फिर एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट के साथ भी बन सकता है। नेक्स्ट जो प्रोसेस है, ये थी केमिकल रिएक्शंस की। अब आई एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। आप सॉल्वेंट को एक्सचेंज कर दो, जैसे कि सल्फर और फॉस्फोरस जो है ना, वो अल्कोहल में जो है सॉल्युबल होते हैं, बट वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले उनका अल्कोहलिक सॉल्यूशन बना देते हैं, फिर उसको वाटर में डाल देते हैं, तो उसका जो है क्या बन जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा सल्फर और फॉस्फोरस का। उसी तरह से वेपर्स को कंडेंस करके भी बना सकते हैं, ठीक है। सल्फर और मरकरी जो है वाटर में प्रिपेयर नहीं कर सकते डायरेक्ट, ठीक है, बट उनके वेपर्स को हम प्रोसेस पास कर देते हैं कोल्ड वाटर में, ठीक है। जब वो वेपर्स को पास करेंगे कोल्ड वाटर में विद स्टेबलाइजिंग एजेंट, ठीक है, लाइक अमोनियम नाइट्रेट, तो वो उसका सोल बना देंगे। या एक्सेसिव कूलिंग कर दो, ठीक है। अगर आपको आइस और ईथर का जो है, या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का, जैसे कि ईथर का जो सोल बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे, उसको जो है फ्रीज कर दो दोनों को, फिर मिक्स करो, तो उसके क्या बन जाएगा, सोल बन जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी कंडेंसेशन और डिस्पर्सन, ठीक है। फिर बात करते हैं प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। प्योरीफाई कैसे करेंगे, अब प्योरीफाई करने की जरूरत क्या बनी, यहाँ पे हमने देखा ना कोलाइडल सॉल्यूशंस, कभी इलेक्ट्रोलाइट लिए, है ना, कभी हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिए, कभी रिड्यूसिंग एजेंट लिए, कभी मतलब कुछ ना कुछ हमने उसमें ऐड किया है, तब जाके जो है वो कोलाइडल सोल्स बने हैं। अब ये जो एडिंग हुई है इलेक्ट्रोलाइट्स की, ये साथ में अपने इम्प्योरिटीज भी लाती हैं। इलेक्ट्रोलाइट तो चाहिए स्मॉल अमाउंट में, क्यों, ताकि वो जो है
स्टेबल रहे। ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जो है स्टेबल नहीं रहते, वो डायरेक्ट वो फिर से कोagulate करना स्टार्ट कर जाते हैं और प्रेसिपिटेट्स बना देते हैं अगर स्टेबलाइजिंग एजेंट ना हो उनमें, ठीक है। बट इलेक्ट्रोलाइट की ज्यादा जो क्वांटिटी होती है ना, वो इम्प्योरिटी काम करती है, ठीक है, इम्प्योरिटी की फॉर्म में आ जाती है। तो उस इम्प्योरिटी को, या इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ कुछ और इम्प्योरिटीज भी आ जाती हैं सॉल्यूशन में, उन इम्प्योरिटीज को निकालना है, प्योरिफिकेशन करनी है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द इम्प्योरिटीज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स टू द मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल, मतलब जितना उस कोलाइडल सोल में चाहिए लेवल इलेक्ट्रोलाइट का, बस उतना ही रखना है, बाकी सारा निकाल देना है ताकि वो स्टेबलाइज्ड रहे। तो इसके जो है मेथड्स हैं। फर्स्ट है डायलिसिस। डायलिसिस आपको पता है, आपने कई बार सुना होगा, डायलिसिस करवाने जाते हैं ब्लड की, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, पर्चमेंट या एनिमल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है कोलाइडल सोल्स को पास करवा देते हैं, ठीक है। अब आपको पता है कोलाइडल सॉल्यूशन जो होते हैं वो एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं कर सकते, ठीक है। बट ये जो इम्प्योरिटीज होती है ना, इनका स्मॉल साइज की होती हैं। देखो यहाँ पे ये इम्प्योरिटीज दी हुई हैं, रेड कलर की या पिंक कलर की, है ना। तो ये इम्प्योरिटीज हैं और ये ग्रे कलर के कोलाइडल सोल्स हैं। तो इनका साइज जो है ना वो छोटा होता है एज कंपेरिजन टू कोलाइडल सोल्स। और इनके जो मेम्ब्रेन होती है, ये पर्चमेंट मेम्ब्रेन, इनमें जो साइज होता है, इन होल्स होते हैं, होल्स का साइज होता है वो इनसे थोड़ा बड़ा होता है इम्प्योरिटी से, बट कोलाइडल से छोटा होता है। तो इसमें से क्या पास करेगा, सिर्फ क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स बोलते हैं हम जो इम्प्योरिटीज होती हैं, उनको टर्म का नाम दे दिया हुआ है क्रिस्टलॉइड्स, ठीक है। वो क्रिस्टलॉइड्स क्या करेंगे, अगर हम उसको एक फ्लास्क के साथ, कोनिकल फ्लास्क के साथ जो है, या फिर आप देख लो फनल के साथ जो है, उस बैग को जो है, पर्चमेंट बैग को जो है बांध देंगे और उसको कोनिकल फ्लास्क में रख देंगे, ठीक है। नीचे क्या होगा, डिस्पर्सन में डिस्टिल्ड वाटर होगा, ताकि वो जो इम्प्योरिटीज निकले वो उसमें डिजॉल्व हो जाए जल्दी से। बट फिर वो जब हम डालेंगे ऊपर से कोलाइडल सॉल्यूशन, तो वो इम्प्योरिटीज रिमूव होती जाएगी। बट हमें क्या करना पड़ेगा, फिर वो डिस्टिल्ड वाटर जो है रिमूव करते रहना पड़ेगा, ताकि जो है वो फिर से अंदर ना जा सके। क्यों? क्योंकि वो तो अगर वो बाहर आ सकती हैं तो वो फिर से अंदर भी एंटर कर सकती हैं, है ना। तो इम्प्योरिटीज, तो हम क्या करेंगे, वाटर को जो है रिमूव करते जाएंगे, ठीक है। टैप लगाया होता है और टैप से जो है इस तरफ से फनल, इधर से वाटर टैप लगाई होती है, वाटर ऐड होता रहता है और यहाँ से जो पहले वाला है वो रिमूव होता रहता है, ठीक है। फिर अगर इस प्रोसेस को हमें बहुत ज़्यादा जल्दी में करना है, ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी से मूवमेंट आएगी, है ना। मूवमेंट आएगी तो इजिली मूव करना, फास्टली मूव करना स्टार्ट करेंगे, तो उसको हम इलेक्ट्रोडायलिसिस बोल देंगे, है ना। तो ये इलेक्ट्रोडायलिजर है। तो इस तरह से डायलिसिस की प्रोसेस होती है। आपको पता है ब्लड की डायलिसिस करवाते हैं आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू, ठीक है। जिनकी किडनीज खराब हो गई होती हैं, वो क्यों करवाते हैं ऐसा, क्योंकि उनकी किडनीज काम नहीं करती। किडनी का काम क्या होता है, ब्लड को प्योरीफाई करना, है ना। तो हम क्या लेते हैं फिर, आर्टिफिशियल किडनी किसको बोलते हैं, एक मशीन होती है, उसमें जो है इस तरह का सेटअप बनाया होता है। ये जो ट्यूब है, इसमें जो है होल्स होते हैं छोटे छोटे, जो कि एक्सेस आयंस और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करते रहते हैं। बट ब्लड जो है कोलाइडल रेंज का होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन कोलाइडल रेंज का होता है, तो वो इससे पास नहीं हो पाता। वो यहाँ से एंटर करेगा, नीचे जो है वॉशिंग सॉल्यूशन होगा इसके अंदर, और वो एंटर करेगा, जो जो भी इम्प्योरिटीज होंगी, एक्सेस आयंस होंगे, वो क्या करते जाएंगे, वो रिमूव होते जाएंगे और इधर से पास होके वो फिर से चला जाएगा, एंटर कर जाएगा बॉडी में, ठीक है। तो पूरा ब्लड जो है इस तरफ से एंटर होता रहेगा उस ट्यूब में, और फिर से इधर से जो है प्योरीफाई होके फिर से बॉडी में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो ट्यूब होती है ना, वो सेलोफेन ट्यूबिंग बोलते हैं उसको, है ना। या फिर अदर डायलाइजिंग मेम्ब्रेन्स होती हैं, जिसमें जो है सिर्फ हीमोग्लोबिन जो है उसमें से एंटर ना कर सके, बाकी इम्प्योरिटीज जो है वो एंटर कर जाती हैं और रिमूव हो जाती हैं, ठीक है। फिर आ गया अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। अब आपको पता है, जो अगर हम सिंपल फिल्टर पेपर लेंगे, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, तो उसमें से कोलाइडल सोल जो होंगे वो इजिली रिमूव हो जाएंगे, है ना। आपने पढ़ा है कि कोलाइडल पार्टिकल्स जो हैं इजीली पास कर जाते हैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से। तो हमें क्या करना पड़ता है, उसकी कोटिंग करनी पड़ती है। जब हम उसकी कोटिंग करते हैं ना,
तो उसकी जो फिल्टर पेपर के होल्स का साइज है वो बहुत ही कम हो जाता है, ताकि उससे जो है कोलाइडल सोर्स ना एंटर कर सके। ठीक है, तो हम कैसे बनाते हैं उसको, कोलोडियन से भी बना देते हैं। ठीक है, फिल्टर पेपर को कोलोडियन या जेलेटिन सॉल्यूशन के साथ ट्रीट करेंगे, डिप करेंगे, फिर उसको हार्ड हो जाएगा, फिर से उसको डिप करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन में, तो वो क्या बन जाएगा, एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर भी बन जाएगा। द कोलोडियन सॉल्यूशन जनरली यूज्ड इज 4% सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेलुलोज। वो आपने पीछे बताया भी था मैंने अभी स्टार्टिंग में लेक्चर में कैसे बनता है ना, और इन अ मिक्सचर ऑफ इथर और अल्कोहल। फिर इसमें जो है पार्टिकल्स का साइज, पोर्स का साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसको हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर बोलेंगे, अल्ट्रा फिल्टर। और फिर जब उसके साथ हम कोलाइडल सोल्स को, उस अल्ट्रा फिल्टर पेपर के साथ कोलाइडल सोल्स को फिल्टर करेंगे, तो उसको बोल देंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि कई बार क्या होता है कि इस प्रोसेस को ज़्यादा जल्दी करने लगते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, हम उसमें प्रेशर अप्लाई कर दो, है ना, सक्शन अप्लाई कर दो, ताकि जो है वो बहुत फास्ट हो जाए प्रोसेस। ऐसे फिल्टर की प्रोसेस ना बहुत स्लो होती है जब हम इस तरह के अल्ट्रा फिल्टर पेपर यूज करते हैं। इवन 1 to 2 days भी लग जाते हैं फिल्टर होने। ठीक है, फिल्टर होने के लिए जितना हमने फनल में, एक फनल में मटेरियल लिया होता है ना, इतना पूरा, उसको फिल्टर होने में 1 day भी लग सकता है। क्यों? क्योंकि जो है 1 या 2 मिनट में एक ड्रॉप निकलेगी आपकी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत टाइम लगता है। तो उस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अप्लाई, प्रेशर कर देते हैं, सक्शन अप्लाई करते हैं। अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे ना तो वो इजीली जो है काम स्टार्ट हो जाएगा फास्ट फास्ट। फिर आ गया अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन। ठीक है, सेंट्रीफिकेशन, सेंट्रीफिकेशन की प्रोसेस ना आप घरों पे भी करते होंगे रोज, जैसे कि मक्खन बनाते हैं आप दूध से, है ना, तो उसमें क्या होता है, मक्खन अलग हो जाता है, छाछ अलग हो जाती है ना, तो वो जो मक्खन है ना, वो यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल है, कोलाइडल सोल है। ठीक है, हम क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में जो है कोलाइडल और क्रिस्टलाइड का जो सॉल्यूशन है उसको डाल देंगे, और उसको मशीन में डाल देंगे, जिसको हम अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज बोलते हैं। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज मशीन बोलते हैं। और वो जो टेस्ट ट्यूब है ना, वो इतनी फास्ट रोटेट होगी कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे वो डाउन सेटल कर जाएंगे, जैसे मक्खन सेटल कर जाता है वैसे ही वो कोलाइडल पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और जो क्रिस्टलाइड्स या इम्प्योरिटीज होंगी वो ऊपर तैर रही होंगी सॉल्यूशन में। ठीक है, फिर हम उस सॉल्यूशन को जो है निकाल देते हैं। कोलाइडल पार्टिकल को नहीं निकालेंगे, कोलाइडल पार्टिकल को इस तरह से निकालेंगे उस सॉल्यूशन को, ताकि कोलाइडल पार्टिकल टेस्ट ट्यूब में ही रह जाए। इस तरह से जो है हमें प्योर कोलाइडल सोल मिल जाते हैं। ठीक है, ये था आपका प्योरिफिकेशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, आपका लास्ट टॉपिक है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, और बाकी आपका फिर चैप्टर या यूनिट जो है खत्म है। ठीक है, ओके, थैंक यू।